बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 21 जनवरी भी पाकिस्तान के लिए भयानक दिन रहा। तीसरा रोज भी बड़ी दहशतगर्दी की नजर। आज कोयटा में जायरीन की बस निशाना थी। वही हुआ जिसका डर था। सियासतदान मखमसे का शिकार रहे और फौज ने अपना रास्ता खुद चुन लिया। तालिबान को बन्नू और पिंडी का जवाब लड़ाका तैयारों ने दिया। कौम पर जंग मुसल्लत है और सिंध पंजाब वाले मेलों ठेलों में लगे रहे। सियासतदानों के गैर संजीदा तर्ज अमल ने तालिबान को मजबूत होने का मौका दिया। तालिबान के खिलाफ एक बाकायदा मगर गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ये तो मालूम नहीं, मगर पाक फौज को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। आम तालिबान कमांडर की हलाकत की मुतजाद खबरें हैं। तालिबान ने खूरेजी का बाजार आज भी जारी रखा। इंसदाद पोलियो मुहिम के 4 वर्कर मार डाले। तालिबान की तरफ से जवाब पर जवाब आ रहा है, कोई तो समझे। पाकिस्तान मुसलसल तीसरे रोज भी दहशतगर्दों के निशाने पर था। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में जायरीन की बस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 22 अफराद की शहादतों की इतलात है। सरकारी जराये बता रहे हैं कि यह हमला खुदकुश था। इससे कबल 1 जनवरी 2014 को भी इसी मकाम पर जायरीन की एक बस को निशाना बनाया गया था। मजमूई तौर पर नए साल के आगाज से ही शिद्दत पसंदों की तरफ से दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी आ गई थी। 6 जनवरी को खैबर एजेंसी में गोला फटने से 10 अफराद जाँ बाक हुए। 6 जनवरी को ही बन्नू में शरपसंदों ने लड़कियों के स्कूल को धमाके से उड़ाया। इसी रोज यानी 6 जनवरी को ही पेशावर में बम धमाका किया गया, जिसमें एफसी और पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। 9 जनवरी को कराची में चौधरी असलम को एक कार्रवाई में शहीद किया गया। 12 जनवरी को शांगला बम हमला अमीर मकाम के काफिले पर किया गया, तहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम महफूज रहे। 16 जनवरी को पेशावर के तबलीगी मरकज में धमाका हुआ, 8 नमाजी शहीद हुए। 17 जनवरी को राजनपुर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया, 5 मुसाफिर जाँ बाक हुए। 19 जनवरी को बन्नू में पाक फौज के काफिले पर हमला किया गया, 20 एहलकार शहीद और 30 जख्मी हुए। कल यानी 20 जनवरी को रावलपिंडी में GHQ के करीब खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 7 फौजी जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए। तालिबान और दीगर अस्करी पसंदों की तरफ से नए साल के आगाज पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में तेजी दरअसल इस बात का इशारा था कि तालिबान ने हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की तमाम तर अपीलों और दावतों को मुस्तरद करके लड़ने का फैसला कर लिया है। इधर तालिबान कौम पर बेईमाना जंग मुसल्लत कर रहे थे और बढ़ चढ़कर कार्रवाइयां कर रहे थे, तो उधर हमारे सियासतदान मजम्मती बयाना तक महदूद रहते हुए कौम को मेलों ठेलों में उलझाने के एहतिमाम कर रहे थे। सिंध की सकाफत और यूथ फेस्टिवल पंजाब में एक मजाक से ज्यादा और क्या हो सकता है। दुश्मन मौत की सूरत सरों पर मंडला रहा है, हमारे घरों में घुसकर हमले कर रहा है और हम मेलों ठेलों में मगन हों, ये हमारी सियासी क़यादत के राह फराद की कहानी है। मुज़ाकरात से इनकार किसी को नहीं, मगर मुज़ाकरात हवाओं में नहीं होते, और वो मुज़ाकरात जो इबहाम पैदा करें उनसे तौबा ही बेहतर। मगर नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत इबहाम का शिकार ही रही। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिसका खौफ था वही काम हुआ। जो फैसला एक मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए था, वो काम फौज ने तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक खुद ही कर लिया। जिस तरह बन्नू और रावलपिंडी के भरपूर जवाब दिए गए, शिद्दत पसंद जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी की गई। अब से कुछ देर पहले ही खैबर एजेंसी में 3 ठिकानों को निशाना बनाया। जेट तैयारों ने 16 अस्करी पसंदों के हलाक होने की इत्तलात हैं, 8 जख्मी हैं। यही नहीं, इससे पहले शुमारी वजीरिस्तान में भी इस तरह के हमले किए गए, जिसमें 40 से ज्यादा शिद्दत पसंदों के मारे जाने की इत्तलात हैं। शाम तक परवेज मुशर्रफ हमला केस से शोहरत पाने वाले और बाद अज़ां बन्नू जेल से तालिबान के हाथों रिहाई पाने वाले अदनान रशीद की हलाकत की मुतजाद खबरें आती रहीं, मगर तालिबान की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई और कहा गया कि अदनान रशीद खैरियत से हैं। शिद्दत पसंदों के खिलाफ आज की कार्रवाई फौज का अपना फैसला है, लेकिन वजीर आजम की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं, यानी फौज और हुकूमत की सोच के दरमियान फर्क मौजूद है, जिसकी वजीर आजम को तरदीद करना पड़ी। आज पहले आर्मी चीफ ने बन्नू में जख्मी होने वालों की आयादत की, तो वजीर आजम ने भी उनके हमरा रावलपिंडी के जख्मियों की आयादत का कसद किया, मगर यह सब बहुत देर से हुआ। मुज़ाकरात या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, हुकूमत को खुद ये फैसला कर लेना चाहिए था, और शायद बहुत पहले। इस तमाम सूरत हाल पर कि क्या सियासतदान का हुकूमत में हो या बाहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे, या फौज ने जल्दबाजी से काम लिया, इस पर बात होगी। हमारे साथ है साहब के मरकजी रहनुमा जनाब नईमुल हक और ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाजी अदील। लेकिन इससे पहले कोयटा चलते हैं, अपने ब्यूरो चीफ जलाल नूरजई से ताज़ा तरीन सूरत हाल का अहवाल जानते हैं।
जलाल नूरजई, सिक्योरिटी मौजूद थी, जिस तरह का प्लान बनाया गया था, जायरीन जो हैं फिर भी 22 जहां बहक हो गए। इसका मतलब है जितनी मर्जी सिक्योरिटी दे दी जाए, हमलों को नाकाम नहीं बनाया जा सकता। यकीनन उसामा, ये लम्हा फिक्रिया भी है कि अब तक हम इन वाक़यात पर काबू नहीं पा सके हैं और दहशतगर्दी और तखरीबकारी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। और बड़ी बात इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि ये 750 किलोमीटर का फासला कोयटा से तफ्तान तक, और इस रास्ते में 5 ज़िले आते हैं कोयटा से तफ्तान तक। इस पर हम सिक्योरिटी के वो इंतज़ामात कर भी नहीं सकते, वो नामुमकिन भी है। लेकिन इस वक्त तक जो इंतज़ामात हमें बताए जाते हैं या जो हम देख रहे हैं वो नाकिस है। वो इस लिहाज से कि हमारी फोर्सेस बिलखसूस में लेवीज़ का हवाला इस ज़िमन में पेश करूँगा कि वो ट्रेंड नहीं है तखरीबकारी या दहशतगर्दों से निमटने के हवाले से। इसी तरह फ्रंटियर कोड के जगह जगह बिलखसूस मस्तूंग के इलाके में, इसी तरह नोशकी के इलाके में और फिर कोयटा में यहाँ इनके मोर्चे बने हुए, इनके नाके बने हुए, लेकिन ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। बुनियादी बात इसमें यह भी है कि एक तो रिवायती तरीके से इन वाक़यात को देखा जाता है, इनके निमटने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, जबकि फ़नी और जोहरी एतबार से और इस नोयत के अगर इक़दाम हो तो यकीनन इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसमें इक़दामात की बजाय सियासत भी ज़्यादा हो रही है। किया जाता है, दहशतगर्दों के पीछे नहीं जाया जाता, उन पर हमला नहीं होता। ये दहशतगर्द जो हैं ये कोयटा के इर्द गिर्द इन्हीं इलाकों में, शहरों में मौजूद होते हैं या फाटा से भी इनको मदद मिलती है? यकीनन देखिए उसामा, ये कोयटा में भी मौजूद है और बिलखसूस ये मस्तूंग के इलाके में भी मौजूद है। अब इस मस्तूंग का मैं एक हवाला दे दूं कि सितंबर 2011 से अब तक इस मस्तूंग में 9 वाक़यात हो चुके हैं और ये द्रिंगड़ जिसमें आज भी अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है, इसमें 6 वाक़यात हुए हैं और इसमें आज के वाक़े से ज़्यादा हलाकतें भी हुई है और इससे कम भी हुई है और ख़ुदकुश भी थे, इसमें रिमोट कंट्रोल बम धमाके भी थे। और ये अफराद, ये अनासिर जो इन वाक़यात में मुलविस है या इनकी जो मनसूबाबंदी करते हैं वो यकीनन कोयटा के हदूद में भी है और वो मस्तूंग के इलाके में भी है और वो आगे जाके नौशकी की तरफ भी हैं। और इस नुक्ते को भी मद्देनज़र रखना होगा कि इस तमाम तर वाक़यात का ताल्लुक फाटा से यकीनन है और इनकी वहाँ तरबियत होती है और इन लोगों की वहाँ पनाहगाहें मौजूद है और इन्हें इक्विप्ड किया जाता है, जहनी तौर पर भी उनको और मुसल्लह भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम तर वाक़यात पर और इस रवैये पर काबू किस तरह पाया जा सके। इस हवाले से मैं अपने तौर पर ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमतें, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी पुलिस, हमारी एफसी, ये तमाम नाकाम है। यकीनन इन्होंने कुछ वाक़यात किए होंगे लेकिन इसको जड़ से नहीं काटा गया है। नाकामी तो बलूचिस्तान से फाटा तक या दूसरे इलाकों में हमले हो रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शहीद होते हैं, आम लोग भी शहीद होते हैं। तो क्या एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा, ना सिर्फ बलूचिस्तान के शहरी इलाकों के इर्द गिर्द जहां ये लोग मौजूद हैं, इनकी पनाहगाहें हैं, वहां बारूद मौजूद है, ये खुद कुछ हमलावर वहां पर मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ फाटा तक जाना होगा ऑपरेशन के लिए? देखिए उसामा, इस हवाले से तो यकीनन एक ऑपरेशन की सूरत हाल यकीनन है और कार्रवाइयाँ भी मुख्तलिफ औकात में हुई है और उसमें कामयाबी भी मिली है, फोर्सेस का नुकसान भी इसमें हुआ है। लेकिन ज़रूरत एक मजबूत, एक फ़ाल और मरबूत इंटेलिजेंस निज़ाम का है। अगर उस पर काम किया जाए तो इस पर काम हो सकता है और फिर इसमें एक सियासी सतह पर भी एक एतमाद की ज़रूरत है। यानी जैसे कि मैंने कहा कि इस पर सियासत ज़रूर होती है लेकिन सियासी जमातें इन वाक़यात पर अब तक मुत्तफिक नहीं है और जब तक आप इस पर इत्तिफाक राय नहीं कर लोगे तब तक इन वाक़यात को हम रोक नहीं सकते। और हमने अपने इंटेलिजेंस निज़ाम को भी मजबूत बनाना है और उसे मरबूत और फ़ाल बनाना है। दूसरी बात इस हवाले से जमातें भी तमाम वाक़यात नजर नहीं आती इस तरह के कोई एक्शन या ऑपरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम नुक्ता है। नूरजई समा के ब्यूरो चीफ कोयटा से हमें ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। दो हम सियासतदान हमारे साथ हैं, आज जो कुछ हुआ है इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। हाजी अदील सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के और नईमुल हक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाजी अदील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये अफसोसनाक नहीं अभी खैबर एजेंसी में जिस तरह से 3 ठिकानों को निशाना बनाया अस्करियत पसंदों के और उससे पहले शुमारी वज़ीरिस्तान में 40 अस्करियत पसंद के हलाक होने की इतलात हैं। यानी लग रहा है कि फौज तंग आ गई, सियासतदान बहस बराए बहस में पड़े थे और फौज ने खुद से तंग आकर फैसला किया कि हमें खुद ही कार्रवाई करना होगी। जी हाजी साहब, हाजी अदील साहब अब आएगी। जी हाजी साहब, मैं अपना सवाल दोहराता हूं, शायद आपको आवाज पहले नहीं आई। ये जो हमने देखा आपसे कुछ देर पहले खैबर एजेंसी में जेट तैयारों के जरिए बमबारी की गई, 16 अस्करियत पसंद वहां हलाक होने की इतलात हैं। इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में 40 हलाकतें हुई।
क्या फौज ने खुद से फैसला कर लिया है, क्योंकि सियासतदान बहस में पड़े हुए हैं, बहस बराए बहस, और फौज मजबूर हो गई कि खुद से कोई एक्शन ले? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फौज का ये ऑपरेशन है या टारगेटेड ऑपरेशन है या रिएक्शन है, ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को ब्लैंक चेक दिया था कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करें, वरना कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, हमें अमन चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी, आपको याद होगा कि 2 मरतबा बावजूद हम पे बड़ा प्रेशर था बाहर की दुनिया का भी, हमने तहरीक तालिबान स्वात के साथ बातचीत की, एक मुआहिदा किया और दस्तखत हुए थे, क्योंकि हम बातचीत पे यकीन रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों मुआहिदों की खिलाफ वर्जी उन्होंने की, मजबूरन फिर ऑपरेशन हुआ और फिर हमने उस ऑपरेशन का साथ दिया। अब हमें ये नहीं पता कि ये कुछ वाक़यात का रिएक्शन है या इससे पहले कहा गया था कि टारगेटेड ऑपरेशन भी होगा और मज़ाक़ात भी होंगे। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि किन से मज़ाक़ात हो रहे हैं और किन के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जी, जब तक हमें और उन तमाम पार्टियों को जिन्होंने इस हुकूमत को एतमाद में लिया था, एतमाद दिया था, जी, उनको फिर दोबारा एतमाद में ले, अगर नहीं तो पार्लियामेंट को एतमाद में ले। सही, यानी कोई भी एक्शन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। नईमुल हक साहब, ये जो कार्रवाई हम देख रहे हैं, ये तो फौज ने जो की है, ये तो कहा जा रहा है जवाबी कार्रवाई है, आप इसकी हिमायत करते हैं? देखिए, मैं हाजी अदील साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। जी हाजी साहब 1 मिनट, नईमुल हक साहब, जी नईमुल हक साहब बात कर लें, फिर बात करते हैं। जी, हाजी अदील साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत जो भी इक़दाम कर रही है इस सिलसिले में, चाहे वो अस्करी इक़दाम हो या कोई बातचीत के मुताल्लिक़ हो, ये ज़रूरी है कि APC पर जिन लोगों ने, जिन जमातों ने दस्तखत किए थे, उनको एतमाद में लिया जाए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। ये ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की क्योंकि बका का सवाल है और इस पर क्योंकि एक मुश्तरका हिकमत अमली वाज़ेह की जा चुकी है सितंबर में APC के एलामिये में, ये ज़रूरी है कि हुकूमत चुप साधने के बजाय तमाम सियासी कायदीन को या सियासी जमातों को एतमाद में लेकर उन तमाम इक़दाम की निशानदही करे जो हो रहे। सही कह रहे हैं अदील साहब, ये हुकूमत को एतमाद में लेकर किया गया है सारा, ये जो जेट तैयारों के जरिए कार्रवाई हुई, को मालूमात है ही नहीं। हमें रद्द अमल का इजहार करने के लिए मुकम्मल तौर पे मालूमात तो हो, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं या टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि भाई आप चलो पाकिस्तानी अफवाज ने एक्शन लिया, मगर हमें यह भी पता है कि मौलवी फजलुल्लाह ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात ज़रूरी समझता हूँ कहना कि जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सवाल है, अब तो वो ग़ालिबन बातचीत पर तैयार हो गए हैं, मगर इस सिलसिले में अगर वो हो गए हैं, अखबारात में खबरें आई हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमें बताए, हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम APC की जमातों को एतमाद में ले, ताकि हम मुश्तरका तौर पर मुत्तहद होकर आगे बढ़ सकें। वरना ये मसला हाथ से यानी काबू से बाहर हो जाएगा तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में ऐसी आग फैलेगी कि जिसको शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो मैं समझता हूँ हाजी अदील साहब एतमाद में अगर नहीं लिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत, जी नईम साहब मैं एक मिनट, जो हुकूमत जो है आप कह रहे हैं उसने एतमाद में नहीं लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि फौज और हुकूमत की सोच में फर्क है? हुकूमत अब भी मुज़ाकरात की माला जप रही है, लेकिन फौज कहती है हम पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई हम करने का हक रखते हैं। मैं समझता हूँ कि फौज की जो भी हिकमत अमली है, जो भी उसको भी सियासी, जैसे APC में जनरल कियानी साहब शरीक थे, मैं समझता हूँ अगर एक और APC बुलाई जाए उसमें फौज की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। नईमुल हक साहब एक मिनट, मैं ये सवाल कर रहा हूँ हाजी अदील साहब से। नईम साहब एक मिनट, जी नईम साहब एक मिनट, हाजी अदील साहब ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या ऐसा तो नहीं कि फौज और हुकूमत की सोच में फर्क है? देखिए, जब वजीर आजम हाउस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो अपनी पार्टी की मैंने नुमाइंदगी की थी, तो उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उस वक़्त के फौज के सरबराह जनरल कियानी और DG ISI भी बैठे थे। तो लगता तो यूँ था कि
फ़ौज को एतमाद में लिया जा रहा है या फ़ौज ने उनको एतमाद में लिया। और उससे पहले फ़ौज के सरबराह की और शायद DGI की इमरान खान के साथ एक अलग मीटिंग भी हुई थी। तो अब मैं तो ये समझता हूँ कि उस वक़्त तो सूरत हाल ये थी कि दोनों हुकूमत, सियासी हुकूमत और फ़ौज दोनों एक तरह सोच रही थी। अब क्या है, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। वज़ीर दाखिला के बयानात से कुछ हम अंदाज़ा लगाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ जो शिद्दत पसंद और दहशत पसंद ग्रुप्स हैं उनसे तो बातचीत हो रही है और कुछ से नहीं हो रही है। बल्कि आज के अखबारात में ये भी पढ़ा कि जो गैर मुल्की है दहशतगर्द, उनके ममालिक से बात की जा रही है। और वो बात क्या उनको पकड़ के उनके हवाले किया जाएगा, क्या वो गिरफ्तारी दे देंगे, हमें कुछ पता नहीं है। बहरहाल हम अमन चाहते हैं। देखिए आज कोयटे में कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ और 20 लोग शहीद हो गए। उसमें अवाम भी थे और कुछ एहलकार भी थे। बंदूक के वाक़यात को देखें, आरे बाज़ार रावलपिंडी में जो हुआ, और इससे पहले पिशावर में किस्सा खानी, चर्च, तबलीगी जमात। अब तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन किसको मार रहा है, क्योंकि बाज़ वाक़यात के हवाले से तहरीक तालिबान इनकार कर देती है। लेकिन बताया जाता है कि 60 के करीब ऐसे गैर कानूनी तंजीमें हैं। तो एक तंजीम को अगर आपने एतमाद में लिया, उससे बातचीत शुरू की, तो बाकी का क्या बनेगा? क्या बाकी को भी एतमाद में लिया जाएगा? अफसोस की बात यह है कि हमें और ना पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हमें नहीं बताया जा रहा कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ क्या फैसले किए जा रहे हैं। आप दोनों का एतराज ये है कि रिएक्शन है तो बाज़ रिएक्शन भी बड़ी शिद्दत से हुए। शमाली वज़ीरिस्तान में जो रिएक्शन हुआ है वो बड़ा शदीद था। इतना शदीद रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं नईमुल हक साहब, आप ये बताएं कि आप दोनों ये कह रहे हैं कि आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये मामला तो एक तरफ रह गया, लेकिन जो खौफनाक से खौफनाक तक हमले होते चले जा रहे हैं और हुकूमत तो पॉलिसी मुज़ाकरात ही की अपनाए हुए है। तब तक जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तब तक क्या हल है? बस बैठे रहें, ये हमले सहते रहें, क्या करें? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो दोनों हमले हुए हैं पिछले चंद दिनों में, जी, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमने मजम्मत की है और मैं इस वक्त सबके सामने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की उन्होंने जो पाकिस्तानी अफवाज पर जो हमले किए हैं पिछले 2 दिनों में, उनकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात यह कि क्योंकि अभी तक APC का एलामिया कायम है और ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि APC की जमातों ने जो उन पर एतमाद का इजहार किया था कि वो उस एतमाद को पूरा करे, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, जैसे कि हाजी साहब ने भी कहा कि भाई ये आप अब फौजी इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। वो यकीनी रद्द-ए-अमल था। जब आपने फ़ौज पर हमला किया तो तालिबान को ये इल्म होना चाहिए था कि फ़ौज रिएक्शन कर सकती है और वो हो रहा है। मगर हमें ये भी इस वक्त सवाल करना चाहिए अपने आप से कि ये किस हद तक इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा, किस हद तक ये जंग और बढ़ाई जाएगी और ये आग किस हद तक फैलेगी, और ये कि हुकूमत की और अफवाज की क्या स्ट्रेटजी है, कब तक इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे और क्या इसके बाद क्या गुफ्त शनीद के दरवाजे बंद हो चुके हैं या नहीं। इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले अपील की थी कि दोबारा एक APC बुलाई जाए जिसमें तमाम जमातों के साथ वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली को सामने लाया जाए। वरना मुझे अफसोस है कि आप बुलाते रहेंगे, मैं और या ANP के नुमाइंदे हाजी साहब या और हमारे जितने भी, वो अपनी अपनी राय का इजहार करते रहेंगे और हम अंधेरे में चल रहे हैं इस वक्त। जब तक कि हमें सही मालूमात फराहम नहीं की जा सकती, हम एक सही रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर सकते। मैं वो इस वक्त आपके सामने बातें कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में मीडिया के थ्रू आई हैं और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान बहुत ही शदीद ख़तरे में है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर। ये तमाम मसाइल इतने ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा संगीन हो चुके हैं कि अगर हुकूमत ने कोई इस मामले में इनकलाबी इक़दामात नहीं किए तो मुझे अफसोस है कि सूरत हाल
मजीद बिगड़ेगी और पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ इनकलाबी ले जाएगी। इक़दामात, मैं ये इनकलाबी इक़दामात वाली बात हाजी दिल साहब के सामने रखता हूँ। हाजी दिल साहब, आपने सुना नईमुल हक साहब जो कह रहे हैं, इत्मीनान में ला लेना एक तरफ रह गया, आप एक पीसी अगर दोबारा भी बुला लेंगे फिर सब कहेंगे मुज़ाकरात करो, तब तक जो फौज कार्रवाई कर रही है अगर खुद से, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? देखें, एक रिएक्शन है, आप अगर किसी आदमी को आकर मारेंगे और उसके बदले में वो ये तो नहीं है कि वो मार खाता जाएगा। रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है वो तो एक उसका हक बनता है, और अगर ये फौज रिएक्शन में कुछ कर रही है तो मेरे ख्याल में ये फौज का हक बनता है। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अब जरूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लिए जाने की ज़रूरत है। देखें, एक अवामी नेशनल पार्टी ने एक 8 पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके बाद एक दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलाई थी, जिसमें जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाए थे, इमरान खान तशरीफ लाए थे, शमील हक साहब तशरीफ लाए थे, मौलाना फजल रहमान की तो अपनी थी, मुनव्वर हुसैन साहब थे, हमारी पार्टी पीपल पार्टी, यहाँ तक के मजहबी जमातें हैं जो फ़िका जाफरिया, सुन्नी तहरीक और दूसरी जो जमातें हैं वो सब आई थी, और सब ने दस्तखत किया था एक अलाइमिये पर, जिसमें यह था कि अगर शिद्दत पसंद मुल्क की आइन, रियासत और आइन को तस्लीम करते हैं तो उनसे बात की जाए। देखिए, अब मसला ये नहीं है कि दोबारा एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और फिर उन सबसे पूछा जाए कि हमने क्या करना है। अब सिर्फ ये बताए या जाए उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इनको ब्लैंक चेक दिया है कि आप अमन लाएं, लड़के अमन ला सकते हैं तो लड़के लाएं, और बातचीत से अमन लाते हैं तो बातचीत से लाएं, बातचीत से अगर अमन लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सही। अब हमें बताया जाए कि इन 7-8 महीनों में क्या हुआ। अब दोबारा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस घर से नहीं बुलाई जाए कि फिर सबसे पूछा जाए कि हमने क्या करना है। सही। हमने तो एक ब्लैंक चेक दिया है, हमें अमन चाहिए, और यकीनन हम ये भी पूछते हैं कि हमने इतनी बड़ी फौज पाली हुई है, हम एक बम रखने वाले, एटम बम रखने वाली कुव्वत है, और उसके बावजूद हमारे लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, हमें किराए की गाड़ियां लेके अपनी एफसी की मूवमेंट करनी पड़ती है, और उसमें बम प्लांट होता है, हम वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे जीएचक्यू के दरवाजे तक वो पहुंच जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है जो टैक्स देता है कि वो पूछे। सही जी, बहुत शुक्रिया हाजी दिल साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, नईमुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा। आप दोनों ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई फौज की, उसको तो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है तो उससे पहले पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कोई ऑपरेशन होने जा रहा है बड़ा, या सिर्फ ये जवाबी कार्रवाइयों तक ही फौज के ऑपरेशन महदूद रहेंगे? इसी का जवाब ब्रेक के बाद। तालिबान के खिलाफ एक बाकायदा मगर गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ये तो मालूम नहीं, मगर पाक फौज को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। आम तालिबान कमांडर की हलाकत की मुतजाद खबरें हैं। कल शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर जेट तैयारों की बमबारी से लग रहा है कि फौज ने अब बाकायदा लेकिन एक गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि शिमाली वजीरिस्तान में फौज की यह कार्रवाई बन्नू और रावलपिंडी में होने वाली हमलों का जवाब है। 2007 के बाद पहली बार शिमाली वजीरिस्तान में जेट तैयारों ने इस तरह से बमबारी की है, दहशतगर्दों के निशानों को निशाना बनाया है। वरना पाक फौज वक्तन फवक्तन मालूमात की बुनियाद पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी करती रही है।
13 जनवरी 2010 को औरकजई में जेट तैयारों की बमबारी में 21 दहशतगर्द मारे गए थे। 4 जनवरी 2012 को फजाइया ने कुरम एजेंसी में हमला किया था, बमबारी की थी और दहशतगर्दों को निशाना बनाया था। 12 अप्रैल को दहशतगर्दों के ठिकानों पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स कहर बनकर टूटे, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। 24 मई को औरकजई एजेंसी में पाक फजाइया की तैयारों की बमबारी से 16 दहशतगर्द हलाक हुए थे। 17 तारीख को औरकजई एजेंसी में पाक फजाइया की जानिब से तैयारों ने बमबारी की और 16 दहशतगर्द हलाक हुए थे, जबकि 17 जनवरी 2013 को मीर अली में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने कार्रवाई की थी और इसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए थे। इसी तरह से वक्तन कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन 2007 के बाद जो कल वाक़या है मीर अली में होने वाली बमबारी में जो निशाना बना है, अहम टारगेट जिसे कहा जा रहा है वो अदनान रशीद का मकान था। वही अदनान रशीद जिसे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर कातलाना हमले में सजाए मौत सुनाई गई थी, मगर दहशतगर्द बन्नू जेल तोड़कर अदनान रशीद को छुड़ा ले गए थे। पाक फजाइया में जूनियर टेक्नीशियन भर्ती होने वाला अदनान रशीद इलेक्ट्रॉनिक्स और बम बनाने का माहिर था। उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और पश्तो रवानी से बोलने वाला अदनान रशीद कामरा एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड कहलाता है। अगर कल होने वाली कार्रवाई में अदनान रशीद मारा गया है तो ये पाक फौज की बड़ी कामयाबी है। सवाल ये है कि पाक फौज की कार्रवाई, क्या ये ऐलान है कि फौज अब किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसा कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ऐलान किया था? इसी पर बात होगी। हमारे साथ है सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, ये बताइए, जो कार्रवाई हुई है आज और कल जो हमने देखी है, क्या ये महज एक जवाबी कार्रवाई है या किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान? तो जो ऑपरेशन की नौयत रही है अभी तक, यानी ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है जहां आज तैयारों की बमबारी या उनके इस्तेमाल रिपोर्ट हो रहा है। ये जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं और पाकिस्तान की अफवाज काफ़ी अरसे से इस जंग के अंदर लगी हुई हैं, तो उनके साथ साथ जहाँ जिस किस्म के हथियार की या जिस किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जहाँ पर गालिबन अटैक किया गया होगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो वहाँ पर लगता है कि फिर तैयारों की ज़रूरत होगी या शायद कभी हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ हो जाते हैं। तो बाहर सूरत ये जो अटैक्स हैं ये किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो ये रहा है उसामा कि रियासत जो है उसकी गैर मौजूदगी नज़र आती है, नज़र नहीं आती रियासत आज के हालात के अंदर, क्योंकि रियासत के पास डायलॉग की भी ताकत है और जंग की भी ताकत है। ना जंग होती नज़र आ रही है जब से ये हुकूमत आई है, और ना ही डायलॉग की कोई इनिशिएशन है जब से ये हुकूमत आई है। तो जब इन दोनों चीज़ों का अमल दखल नहीं है, ना डायलॉग है, ना जंग है, ना ऑपरेशन है, तो उस सूरत में फिर उसको एब्सेंट रियासत कहा जाएगा, एक एब्सेंट हुकूमत कहा जाएगा जो कि मौजूद नहीं है। ये फिर उसके असरात और मुज़मरात जो हैं वो लोगों तक जब पहुँचते हैं तो लगता है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो रियासत को करना चाहिए था, जो कि रियासत और शहरी के दरमियान में पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि रियासत की क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है। जब भी वो अटैक करते हैं आपको पोलियो टीम्स के ऊपर या किसी और चीज़ों के ऊपर, तो ये बावर करा रहे हैं कि जी ये तो हम जो चाहें आपकी नॉर्मल रनिंग जो है ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी हम आपको नहीं करने देंगे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें उभर के अब ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिस किस्म के रैंडम अटैक्स किए जा रहे हैं, एक अनारकी की सूरत हाल नज़र आना शुरू हो रही है बदकिस्मती से। तो ये असरात हैं। मेरे ख्याल में जहाज़ों की जो इस्तेमाल है ये कोई एज सच कोई इतनी बड़ी नई डेवलपमेंट नहीं है जिसका कि इस तरह से जिक्र किया जाए। अभी आप कह रहे हैं जवाबी कार्रवाई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासतदान बहस बराए बहस में पड़े हैं, मुज़ाकरात हो, ऑपरेशन हो, इसमें फौज मजबूर होकर कोई बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दे? देखिए, एक तो यह है कि जब भी ऑपरेशन होगा ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा और इसके असरात बहुत गहरे होंगे। वो हमें शहरों में भी अपने बैकलैश नज़र आएगा, इससे के असरात अफ़गानिस्तान में भी नज़र आएंगे, और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के जो अमूमी हालात होंगे 2014, 15, 16, ये फिर एकदम से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की वहाँ पे ग्रुपिंग अवेलेबल है वो ग्रुपिंग आपको फैलती हुई नज़र आएगी पाकिस्तान के फाटा एरियाज़ में प्लस अफगानिस्तान के अंदर, और फजलुल्लाह तो पहले ही अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। इसलिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो अफवाज अपने तौर पे शुरू कर सकती हैं। इसके असरात सियासी भी हैं, रीजनल भी हैं, और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म बका के साथ भी इसका ताल्लुक है। ये बाहर सूरत और बहरहाल एक सियासी फैसला होना है कि ये करना है, डायलॉग का रास्ता अख्तियार करना है, दोनों को इकट्ठे लेके चलना है या क्या करना है। चूँकि वो नहीं हो पा रहा, कोई क्लियर एनंसिएशन नहीं है, कोई साफ शफाफ तरीके से बात नहीं बताई जा रही है आवाम को या लोगों को, तो उस वजह से एक अबहाम है। उस अबहाम के अंदर फिर ये होता है कि जब स्पेस जो आपकी हुकूमत की और रियासत की होती है वो कम से कमतर होती रहती है, जबकि दूसरे ग्रुप्स की स्पेस बढ़ती रहती है, जब इन एक्शन और इन कॉम्पिटेंस की वजह से कोई असर होता नज़र नहीं आता।
तो हुकूमत फौज अपने तौर पे तो कुछ नहीं करेगी मेरे हिसाब से, जब तक सियासी हुकूमत ये फैसला नहीं करती। देखिए जो अटैक मीरली पे हुआ, जबकि वहाँ पर अटैक हुआ उनकी चौकी के ऊपर कुछ अर्सा पहले, जिसके अंदर कुछ लोग मीरान शाह और मीरली के इलाके में मारे गए और उसके ऊपर बहुत शोर गुगा भी हुआ, या फिर आज का जो अटैक हुआ, तो ये आप ये कह सकते हैं कि फ़ौज ने उन हमलों का जवाब दिया जो कि उससे 1 या 2 दिन पहले उन पर किए गए मुख्तलिफ औकात के अंदर। लेकिन जनरल न्याजी की शहादत भी ये लोग सब्र के साथ बर्दाश्त करके, बहुत सारे और स्कूलों के ऊपर अटैक, फिर बाकी जगहों पे अटैक, पेशावर, रावलपिंडी, यानी ये सब के सब बहुत पाकिस्तान की रियासत ने सब्र दिखाया है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की सियासत को काम करने की ज़रूरत है। रियासत तो तैयार बैठी है और रियासत अपना रोल अदा करे ताकि उसके शहरियों को कुछ किसी किस्म का ढारस बंदे और उनको ये पता हो कि हमारा कोई वाली वारिस है। वरना इस किस्म का जो एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फिर एक अनार्की की तरफ लेके जाएगा, अबहाम, वैक्यूम, जिसके अंदर के फिर दूसरे जो साइड है उसको ज़्यादा मौका मिलता है अपने असरात दिखाने में। जवाबी कार्रवाइयाँ एक तरफ बन्नू और रावलपिंडी हमलों की, लेकिन जिस तरह आज हमने जो देखा है, ज़ायरीन पर हमला होता है, 22 लोग जाँ बाक हो जाते हैं, पोलियो टीम भी महफूज नहीं, कराची हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर उन पर हमले हो रहे हैं। क्या इस तरह की जवाबी कार्रवाइयों से इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई में कमी आएगी? हरगिज़ दहशतगर्दी में कमी नहीं होगी। दहशतगर्दों के लिए या जो ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, उनके लिए इस किस्म के अगर स्पोरेडिक, जिसे कहते हैं ना कि वक्ती तौर पर कोई अटैक या एक जवाबी कार्रवाई जब होती है, तो वो चूँकि इस महाज में, इस जंग के अंदर अपना पूरा जोर लगा के घुसे हुए हैं, तो उनको इस किस्म के 2, 3, 4 जवाबी कार्रवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका जब भी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक मुकम्मल जामे इंटेग्रेटेड कोहिसिव ऑपरेशन होगा जो कि उस पूरे रीजन के अंदर होगा। उसके अंदर उसके सियासी जो हैं पहलू, उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। लोगों के जो वहाँ लोग रहते हैं, शहरी जो हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये सब की सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं और ये सब सियासी लेवल के काम है। ये सिर्फ फ़ौज नहीं कर सकती, फ़ौज वो कर सकती है जो कि फ़ौज कभी कभार करती है, जिस तरीके से बाकी 6 एजेंसियों को साफ़ किया, वो करने की काबिलियत रखती है। लेकिन जब तक हमारी सियासत अपने तौर पे खड़ी नहीं होगी, अपनी सोच को और फहम को बेहतर नहीं करेगी और फिर अपनी मर्ज़ी का इजहार ओपन तरीके से, खुले शफाफ तरीके से नहीं करेगी, तो उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की जवाबी कार्रवाइयाँ होंगी और उससे दहशतगर्दी में कोई कमी आने का चांस नहीं। ये भी कहा जा रहा है 2007 में मुआहदा हुआ था, इस तरह कोई हमले नहीं होंगे फौज पर, लेकिन जब इस तरह के हमले हो रहे हैं तालिबान की जानिब से और उसकी फिर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है, तो फिर क्या हैसियत रह जाती है ऐसे मुआहदों की? क्या फ़ायदा? देखिए, ये वो सियासी अमल हैं जो कि किसी भी रियासत को जो ख्याल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर अभी तक हाफिज़ गुल बहादुर के साथ आपका मुआहदा है और मुआहदा चल रहा है, और ये भी याद रखें कि जब वो जो उज़्बेक्स जिन्होंने हमला किया था पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर और उनके फ़ौजी मारे थे, अपने काफ़िले पे हमला किया था, कोई हफ्ता 10 दिन पहले की जो बात है, जिसके बाद एक जवाबी कार्रवाई मीरान शाह और मीरली के मुकाम पे हुई थी, तो उसका वो जो एलिमेंट था वो ये आपको दिखाता है कि ये अफवाज और ये जो स्टेट की जो कैपेसिटी है वो अपना काम तो कर सकती है, लेकिन उस तरीके से काम करेगी जिस तरीके से कि ये बता दिया जाए कि देखिए हम एग्रेसिव अपना नहीं रखते, अपना स्टांस, एग्रेसिव स्टांस आपका है, हमला आप करते हैं। और दूसरी बात यह कि हाफिज़ गुल बहादुर अभी तक अपने उस जो उनका मुआहदा था स्टेट के साथ उसको संभाले हुए हैं और इस वजह से कुछ एक रिएक्शन भी था नवाज़ीरिस्तान में उन उज़्बेक्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये काम किया था और ये कहा गया था कि उन्होंने जो हमारा मुआहदा है उसके दायरे से बाहर रहते हुए इस किस्म का ऑपरेशन किया और लोकली वहाँ पे काफ़ी इसके बारे में तशवीश थी। तो ये चीज़ें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, यही वो सियासी मामलात हैं जिनको सुलझाने की ज़रूरत है। क्या गुल बहादुर, मुल्ला नज़ीर, ये जो लोग हैं या हकानी नेटवर्क, क्या उनके साथ कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर पाकिस्तानी रियासत ऐसे लोगों पे हमला करे तो सब मिलके इकट्ठे होकर पाकिस्तानी रियासत को टेक ऑन नहीं करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेवजह, मेरा ख्याल है रियासत नहीं चाहती बेवजह खून बहाया जाए और साथ ही साथ ऐसे असरात ना छोड़े जाएं जो बाद में पाकिस्तान के लिए, चाहे वो अफगानी ही क्यों ना हो, जो कि निशाना बने अगर कोलैटरली भी या उनकी मौजूदगी की वजह से, कि वो पाकिस्तान के लिए फिर बाद में बॉर्डर्स की दूसरी तरफ से हमारे लिए ख़तरा बने रहें, जिनके खिलाफ फिर एक और महाज हमें खोलना पड़ेगा जो बहुत देर तक चल सकता है और उसका असर अफगानिस्तान के अंदरूनी और पाकिस्तान के मामलात और रिलेशनशिप पे भी पड़ सकता है। आप फरमा रहे हैं कि जवाबी कार्रवाइयों से दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आने वाली। हम देख रहे हैं कि पोलियो टीम पर हमला होता है, आज ज़ायरीन पर हमला होता है।
फिर ये वाकया जिस तरह जितने भी दिफाई तज्जियाकार से मैं बात करता हूँ कहते हैं कि भरपूर ऑपरेशन ही वाहिद हल है, तो क्या वो वाकया होगा, कौन सा वो सानिया होगा कि जिस पर हुकूमत मजबूर होगी कि बस बहुत हो गई, अब तो ऑपरेशन करना होगा और ये मुज़ाकरात की जो बात है अब नहीं हो सकती? जब तक इस किस्म के अटैक्स कराची से लेके गिलगित तक और खैबर से लेके लाहौर तक, जिस तरह पूरे मुल्क में जगह जगह बहुत तेज़ी के साथ होते रहेंगे, जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में होते नज़र आ रहे हैं, तो उससे मुल्क के अंदर जो कंट्रोल है, जो स्टेट की क्रेडिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मार खाएगी। जिस स्टेट की क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाए, उसकी हुकूमत की कोई हकीकत या कोई हैसियत नहीं रहती। क्या लोग फिर अपने तौर पे अपना दिफा खुद करेंगे? जब वो स्टेज आ जाए तो इसका मतलब है कि जो स्टेट का, रियासत का जो कंट्रोल था अपने शहरियों के ऊपर, वो ख़त्म हो गया। ये अनार्की की सूरत होगी। अच्छा, अब करना क्या है? वो क्या चीज़ है जो इस हुकूमत को हिलाएगी? इस हुकूमत को पहले ये देख लें रोका किस चीज़ ने हुआ है। इस हुकूमत को मुझे लगता है कि 2 चीज़ों ने रोका हुआ है। एक तो वो पोलिटिकल, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसने रोका हुआ है कि पीटीआई एक नारा लगाती है, पीपीपी एक और नारा लगा रही है, और पीएमएलएन जो है वो दोनों के दरमियान में फंसी हुई, कुछ भी करने की हैसियत में नहीं है कि सियासी तौर पर उसको मारना पड़े। दूसरा जो असर है, मुझे लगता है जो दूसरी वजह बन रही है, वो कुछ एक खौफ का अंसर है। एक इस किस्म की सोच है कि जितना वक्त गुजारा जा सकता है, गालिबन पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के, या अटैक्स डायरेक्टली पंजाब में ना हो, उस किस्म से जितना जा सकते हैं उस वक्त तक जाया जाए, और जब मजबूरी आन पड़ेगी तो फिर हम इस मामले को देख लेंगे। देखिए, हो ये रहा है कि रियासत स्लाइड कर रही है इनटू क्योस एंड कन्फ्रंटेशन। ये रियासत एक प्लान तरीके से अपने ऑपरेशन महाज पे नहीं जा रही। आप मजबूरन ला खड़ा कर रहे हैं उन ग्रुप्स को जो कि इस वक्त फाटा में मौजूद हैं, और आप अपनी अफवाज को जो कि मजबूरी के तहत क्योंकि वहाँ पे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा और फिर हम एक अनप्लान्ड तरीके से ऑपरेशन में चले जाएंगे जिसके नुकसान ज़्यादा होंगे। ये है चीज़ जिसको कि हमारी सियासत को और हमारी लीडरशिप को समझने की ज़रूरत है कि खुदारा इसमें से निकलिए, एक क्लैरिटी दीजिए ताकि आपके अदारों को, आपकी अफवाज को, आपके अवाम को ये पता लगे कि हाँ, हम ये काम करने जा रहे हैं। फिर अफवाज और कौमें कुर्बानी देने से नहीं घबराया करती, लेकिन जब यही ना पता हो कि कौन क्या कर रहा है और हमारा मकसद क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो अब हम बढ़ता रहता है और लोग अपने तौर पर फिर अपनी हिफाजत खुद करते हैं और पीछे बैठ जाते हैं, और वो उस किस्म से नहीं उनको कन्फ्रंट कर पाते जिस तरीके से हक बनता है कि ऐसी शोरश को कन्फ्रंट किया जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस माइड, आपने हमें वक्त दिया। हुकूमत सिर्फ सोचती ही चली जा रही है और तालिबान कार्रवाइयों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अब रोज़ का मामूल बन गई हैं, एक से बढ़कर एक सानिया हो रहा है, और अगर हुकूमत इसी तरह सोचती रही तो ये कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। हुकूमत कब एक बड़ा सख्त फैसला करेगी, ये देखना अभी बाकी है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। तालिबान ने खूरेजी का बाजार आज भी जारी रखा। इंसदादे पोलियो मुहिम के 4 वर्कर मार डाले। तालिबान की तरफ से जवाब पर जवाब आ रहा है, कोई तो समझे। तालिबान ने खूरेजी का बाजार आज भी गर्म रखा। उनकी बर्बरियत का एक निशाना जायरीन की बस थी। लाहौर में ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद पर गोलियां बरसाई गईं, जबकि कराची और मानसरा में पोलियो वर्कर्स को भी नहीं बख्शा गया। इंसदादे पोलियो टीम के रजाकार जब कराची के इलाके क़यूमाबाद में पोलियो कतरे पिलाने पहुंचे तो पहले से घात लगाए दहशतगर्दों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 2 खवातीन वर्कर अनीता अकबरी और एक नौजवान रजाकार फहद जाँ बाख हो गया। दूसरा वाकया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में पेश आया, जहां पोलियो टीम पर फायरिंग से पोलियो टीम का रुकन और मकामी स्कूल का उस्ताद जाँ बाख हुआ। बलूचिस्तान के शहर पंजगोर में नामालूम अफराद पोलियो टीम की वैन छीनकर फरार हो गए। अफसोसनाक हकीकत यह है कि 2012 से लेकर अब तक मुल्क भर में 22 के करीब पोलियो वर्कर्स दहशतगर्दों का निशाना बन चुके हैं। रजाकारों पर हमले के रद्द अमल में सिंध में पोलियो वर्कर्स ने इंसदादी पोलियो मुहिम बंद करने का ऐलान कर दिया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ इमरान खान ने कूड़ा कटक जाकर मौलाना समीउल हक के साथ बड़े पुरजोश अंदाज में पोलियो मुहिम का आगाज किया था, मगर सूरत हाल ये है कि पेशावर में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पोलियो मुहिम शुरू ही नहीं की जा सकी, जबकि आलमी इदारा सेहत पेशावर को पोलियो वायरस का गढ़ करार दे चुका है। पोलियो टीमों पर हमले की सूरत तालिबान की तरफ से जवाब पर जवाब आ रहा है, मगर सवाल यह है कि कोई समझेगा कि पोलियो मुहिम के बंद होने का खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दुनिया में पोलियो से मुतासरा सिर्फ 3 मुल्क हैं, जिनमें पाकिस्तान,
सरे फहरिस्त है। पोलियो की वजह से पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार भी हो सकता है। पाकिस्तानियों को सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं जान जोखों में डालकर इस मुहिम को जारी रखने वाली पोलियो वर्कर्स की नुमाइंदा खैरुन्निसा से, जो पोलियो वर्कर्स एसोसिएशन की सदर भी हैं। खैरुन्निसा साहिबा, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक वाकया है आपके साथ की आज जाँ बहक हुए हैं। किस तरह की सिक्योरिटी आपको फराहम की जाती है, क्योंकि कहा तो यह गया कि सिक्योरिटी के साथ, पुलिस एहलकारों के साथ आप लोग जाते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हो सकता है कि अगली दफ़ा ना हो, और जो है ये हमारी गलत फहमी है। तो ये इतना बड़ा आज जो सान्या हुआ है, और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब वक्त से पहले गए हैं। हमारी टाइमिंग जो है 9 बजे की टाइमिंग है जो हमें फील्ड पे निकलना होता है, लेकिन फिर भी 10 बज जाते हैं। अगर पुलिस वाले, हमारे पुलिस एहलकार जो सोकर ही देर से उठेंगे तो हम उनका वेट तो नहीं करेंगे। नज़ारे हमें पूरा एरिया जो है वो कवर करना है, और इतना बड़ा एरिया दिया जाता है एक वर्कर को, और दो पे एक टीम मुश्तमिल होती है, 2 वर्कर्स पे जो है एक टीम मुश्तमिल होती है। तो 2 से 250-300 घर जो है उनके वो कवर करने होते हैं। जाहिर है खतरा होता है, पहला वाकया नहीं, कई दफ़ा इस तरह पोलियो वर्कर्स जाँ बहक हो चुके हैं, निशाना बनाए गए हैं, शहीद हुए हैं। धमकियों में क्या कहा जाता है, किस किस्म की धमकियाँ मिलती हैं? तो वक्त से पहले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज़ाहिर बच्चे उठेंगे, करेंगे, वक्त से पहले। ये तो नहीं है कि वो फजर के टाइम पे चले गए हैं, ज़ाहिर है वो सुबह के टाइम में गए हैं। ये वाकया जो है 11 बजे, जो 11:30 बजे के करीब जो है वो पेश आया है। मैं समझ गया, यानी जो पुलिस कह रही है कि आप लोग उससे पहले निकले, पुलिस एहलकारों ने भी आना था, आपको सिक्योरिटी देनी थी, वो नहीं पहुंच सके उस वक्त क्योंकि आप जल्दी निकल गए, आप इसकी तरदीद करती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो धमकियां आप तक पहुंचती हैं, क्या कहा जाता है उन धमकियों में, क्या होता है? बिल्कुल, धमकियां तो हमें बिल्कुल आती हैं, और अभी भी देखें जो है न्यूज़ पे आया था कि हमारी वर्करों ने जो है वो पट्टी बाकायदा चली थी कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए वरना हम पोलियो नहीं करेंगे। और अपना सिक्योरिटी भी, क्या सिक्योरिटी है, नाकस सिक्योरिटी है। एक जो है पुलिस एहलकार जो है वो एक टीम के ऊपर तैनात किया जाता है, तो ये क्या सिक्योरिटी हुई? धमकियाँ तो बिल्कुल हमें जो आती हैं। जब आप लोग जाते हैं इस तरह इलाकों में, कोई बहस होती है, जो लोग इनकार करते हैं, क्या वजह होती है, क्या वजह बताते हैं कि हम अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाना चाहते, ये पोलियो के खतरे? एक तो मकसद ये है कि हमने आदत डाल दी है कि हम वर्कर्स जो है घर घर जाकर उनको पिलाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब इसको पसंद ही नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो ये दवाई पिलाएं। सब तो नहीं है, लेकिन उसमें जो है 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो वो मना कर देते हैं, या वो वापस कर देते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को जो है, हमने नहीं कुछ पिया तो हमने भी जो है ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, तो हम अपने बच्चों को ये हराम है जो है वो नहीं पिलाएंगे। और हाई रिस्क एरिया के लिहाज से आपने बात की, तो हाई रिस्क एरिया तो अब पूरी कराची हाई रिस्क एरिया है। जहाँ जहाँ हमें ख़तरा था वहाँ उन्होंने की, तो अब यहाँ कहा गया था कि ये तो बिल्कुल सेफ़ इलाका है, तो वहाँ पर भी आज इतना बड़ा वाक़या हुआ है। नौजवान बच्चा तो देखिए, जिसको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिल इतना वो लरस गया है देखकर कि उसकी माँ इतना रोई है, माँ उसका वालिद जो है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि उनको मैं कैसे संभालती। मैंने उनको संभाला है वहाँ पर, और हमारे कोई अफसर भी जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा है। बड़े अफसोस की बात है। वो दो ख़वातीन जो 250 रुपये की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई है, और दोनों जो है वो शादीशुदा थी और उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज के वाक़े के बारे में कुछ बताएं। 2 ख़वातीन थी, एक नौजवान था वर्कर, ये लोग इसमें जाँ बहक हो गए, हुआ क्या था असल में? वाक़या तो ज़ाहिर है, अब ये इन्होंने कौन दहशतगर्द हैं हमें खुद पता नहीं है। हमें हुक्मरान से हम पूछते हैं, हम अपने वज़ीर आज़म से पूछते हैं, सदर साहब से पूछते हैं, हम अपने गवर्नर साहब से सवाल करते हैं, हम सीएम साहब से सवाल करते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनको बेनकाब क्यों नहीं किया जाता है, जो आज ये छोटे बच्चों को जो है कतरे पिलाने की, जिनकी ज़िंदगी महफूज करने के लिए हम लोग रोडों पर निकलते हैं। अब अपनी हमारी जान भी महफूज नहीं है, ये आखिर कौन लोग हैं, जो क्या वजह क्या है जिसको जो है पोलियो टीम को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत तो कह रही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और हम पोलियो मुहिम जारी रखेंगे। किस किस्म की मदद आप समझते हैं हुकूमत को करनी चाहिए, पहले कभी की है हुकूमत ने? पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने प्रेस क्लब पे बाकायदा ऐलान करके कहा था कि हम 5-5 लाख रुपए सिंध हुकूमत की तरफ से, सगीर साहब ने ऐलान किया था, हमारे मिनिस्टर साहब ने पिछली दफ़ा, और उसके बाद सदर साहब ने कहा, जरदारी साहब ने, कि 5-5 लाख मैं देता हूँ। तो जब देने का वक्त आया तो हमने तो देखा ही नहीं कि वो कहाँ गया,
और ना हमें जो है उसमें इन्वॉल्व किया गया, ना हमें जो है पूछा गया। पोलियो के लिए हमें घर घर से जो है गली गली से निकाल लेते हैं, तो ये मुआवजा देने के लिए हमें क्यों नहीं बताया गया कि हम भी गवाह बने कि हाँ हमारे वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। चाहे लाखों दे दे, करोड़ों दे दे, लेकिन इन जानों का अजाला तो नहीं हो सकेगा ना, उनकी खाना पूरी तो कोई नहीं कर सकेगा। आज उस माँ का क्या हाल था, आज उस शोर का और उनके बच्चों का क्या हाल था, वो कोई समझ सकता है, वो कोई महसूस कर सकता है। हम तो रो धो के अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे तो सारी जिंदगी के लिए यतीम हो गए। माँ जो है अपने जवान बच्चे की लाश लेकर गई है सिर्फ 250 रुपए की वजह से। इसका जवाब दे कौन है? और आज भी हमें मतलब धमकाया जा रहा है कि पीडी मजर खमीसानी वो उन्होंने कहा है कि इंटीरियल में तो पोलियो होगा। क्यों होगा पोलियो? डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज से मुझे खबर आई है कि वहाँ पर जो है उन्होंने धमकियाँ दी है कि वहाँ पर पोलियो होगा। ये वाकया तो कराची में हुआ है और वहाँ जामशोरों में भी मतलब वो कहा जा रहा है कि ये वाकया तो कराची में हुआ है, आप पोलियो करोगे। तो मैं ये सबको कहती हूँ, मैं अपने साथियों को सबको कहती हूँ कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है पोलियो की, जब तक हमें क्लियर नहीं किया जाता है। अव्वल तो हमारा ये पोलियो करना हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, हम फीस अभी ला कर रहे थे, ये 250 रुपये को जो है ये मुआवजा नहीं है उस चीज़ का। ये जो है सारा दिन जो है हम अपनी मौत जो है अब हम अपने ऊपर सवार करके चलते हैं, तो ये 250 रुपये आज में कल को हमें भी गोली मार दी जा सकती है। तो हम अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कौन बोलेगा? यानी आप लोगों को मजबूर किया जाता है, सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर 250 रुपए दिए जाते हैं और उसके बाद आप मजबूर होते हैं, जान अपनी खतरे में डालते हैं ताकि बच्चों को ये खतरे पिलाए जा सके। वही मतलब एक टीम होती है, 2 पे मुश्तमिल होती है, उनको जो है एक मतलब पर्सन को जो है वो 250 रुपए दिए जाते हैं। मतलब एक टीम को मतलब 2 बंदों को 500 रुपए पर डे दिए जाते हैं। 2 को मतलब एक को 250 रुपए पर डे। 250 जी। अच्छा, वो तीन दिन के 750 रुपए दिए जाते हैं, जो इसमें केचअप कराते हैं, जो रिकवर एरिया जो है चेक कराते हैं। 8 दिन तक काम चला जाता है, उसका कोई मुआवजा नहीं है। वो सब हमारे साथी जो है वो फ्री में करते हैं। बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा सिंध फोकस की सदर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत अफसोसनाक वाकया आज फिर हुआ, पोलियो टीम को निशाना बनाया गया। 3 इनके अहलकार वर्कर्स जो हैं वो जाँ बहक हुए। 2 खवातीन थी, एक नौजवान लड़का था और उसके अहले खाना गम से निढाल थे। सभी अहले खाना गम से निढाल थे और ये वाक़यात रुक नहीं सकते जब तक भरपूर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये लोग जो चंद पैसों के लिए अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, इनको मजबूर भी किया जाता है इस कार्रवाई में। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करती है, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हड़ताल करेंगे और फिर इससे मजीद पोलियो फैलने का पाकिस्तान में खतरा रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।